US Federal Reserve has announced another interest hike. The global economy could fall into recession as the Fed and other central banks raise interest rates in an effort to stop inflation. Russia's gas cuts will hurt businesses. European economies could plunge into recession. Are we heading into a recession? भारत में मंदी आने जा रही है या नहीं, या पूरी दुनिया में मंदी आएगी जिसकी वजह से भारत को भी इसका इफेक्ट झेलना पड़ेगा? इन सवालों के जवाब में अलग अलग रिपोर्ट्स के तरह तरह के स्टेटमेंट्स सामने आ रहे हैं। 15 सितंबर को जारी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में उसने विश्व को इस बात का इंडिकेशन दिया था कि दुनिया 2023 की शुरुआत में भयंकर मंदी की चपेट में आने जा रही है। हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का इस बारे में कहना है कि वैश्विक स्तर पर एक साथ कई संकट पैदा होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर हालत में है और इसकी ग्रोथ की अच्छी रफ्तार बनी हुई है। तो आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ऐसे भी कोई फैक्टर्स हैं जो अचानक से हमारे सामने आए और हम भी इस मंदी की चपेट में आ जाएं? आइए आज की इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब देते हैं। इससे पहले कि हम इन सवालों के जवाब आपको दें, हमें कुछ मंदी से रिलेटेड चीजों के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आखिर मंदी होती क्या है। तो इसका जवाब ये है कि जब किसी इकोनॉमी में लगातार 2 क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ घटती रहे तो उसे तकनीकी रूप में मंदी का नाम दिया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो इकोनॉमी जब बढ़ने की बजाय गिरने लगे और ये लगातार कई क्वार्टर्स तक होती रहे, तब देश में आर्थिक मंदी की स्थिति बनने लगती है। इस स्थिति में महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है, लोगों की इनकम कम होने लगती है, शेयर बाजार में लगातार गिरावट दर्ज की जाती है, जो कि एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू होती है। उसके आंकड़े ही बताते हैं कि देश की एक इकोनॉमी फल फूल रही है या फिर मंदी के बादल उसके ऊपर मंडराने लगे हैं। इसको जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर मंदी क्यों आती है। तो हम आपको बता दें कि दुनिया में मंदी केवल वहीं आती है जहां कंजप्शन ना हो, और आर्थिक मंदी के आने का मेजर रीजन धन का फ्लो रुक जाना होता है। धन के इनफ्लो का मतलब है कि लोगों को खरीदने की क्षमता घट जाना, और इसलिए वो बचत भी कम कर पाते हैं। मंदी के समय इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है क्योंकि लोगों की आय कम हो जाती है। इसे हम आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाएं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, जिससे महंगाई दर बढ़ जाती है और लोग अपनी आवश्यकता की चीजें नहीं खरीद पाते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की घटती हुई कीमत भी इसका मुख्य कारण है। इंपोर्ट के मुकाबले एक्सपोर्ट में गिरावट होना और विदेशी मुद्रा भंडार में कमी देखने को मिलती है। अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर की वजह से भी दुनिया में आर्थिक मंदी का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर भारत पर भी धीरे धीरे हो रहा है। मंदी और स्टैगफ्लेशन में क्या अंतर है? अब हम आपको एक और जरूरी बात बता देते हैं कि मंदी के साथ ही अर्थव्यवस्था के रिलेशन में जिस एक और शब्द का खूब इस्तेमाल किया जाता है वो है स्टैगफ्लेशन। ये दोनों शब्द एक दूसरे से काफी अलग हैं। स्टैगफ्लेशन वो स्थिति है जब अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट यानी स्थिर हो जाती है। मंदी में जहां अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की जाती है, वहीं स्टैगफ्लेशन में अर्थव्यवस्था न बढ़ती है न घटती है, यानी ग्रोथ रेट 0 होता है। आइए अब आपको जरा पास में लेकर चलते हैं जब हमारे देश में मंदी के दौर को देखा गया था। अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों को देखें तो आजादी के बाद से अब तक भारत ने कुल 4 मंदी देखी हैं। ये साल थे 1958, 1966, 1973 और 1980। साल 1957-58 के बीच भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में पहली गिरावट तब दर्ज की जब जीडीपी की ग्रोथ रेट माइनस में चली गई थी। जीडीपी की हालत इस साल थी 1.2%। इसके पीछे की वजह इंपोर्ट बिल्स में भारी ग्रोथ थी, जो 1955 और 1957 के बीच 50% से ज्यादा बढ़ गया था। फाइनेंशियल ईयर 1965-1966 में भयंकर सूखे के कारण भारत का जीडीपी ग्रोथ फिर नेगेटिव रहा था। इस साल हमारे देश का जीडीपी -3.66% था। वहीं 1973 की मंदी की वजह से बना था तेल संकट। पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स यानी अरब देशों के संगठन OAPEC ने उन तमाम देशों के तेल एक्सपोर्ट करने पर रोक लगा दी थी जो यौम किपुर वॉर में इजराइल के साथ थे। इसके चलते कुछ वक्त के लिए तेल की कीमतें 400% तक बढ़ गई थी। इस दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट -0.3% रही थी। आखिरी यानी साल 1980 में आई मंदी की वजह बनी इजराइल क्रांति, जिसके कारण दुनिया भर में तेल प्रोडक्शन को बड़ा झटका लगा था। तेल इंपोर्ट की कीमतों में भयंकर इंक्रीज देखा गया था। इस समय पर भारत का तेल इंपोर्ट का बिल भी करीब 2 गुना हो गया था और भारत के एक्सपोर्ट में 8% गिरावट दर्ज की गई थी। साल 1979 से 1980 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट -5.2% रहा था। अब हम आते हैं मुद्दे पर कि क्या भारत में मंदी आएगी।
तो इसका जवाब है कि भारत में मंदी आने की संभावना किसी भी दूसरे देश के मुकाबले कम है। इस समय भारत की ग्रोथ रेट भी अच्छी है। करंट फाइनेंशियल ईयर में ये जीडीपी रेट 6.5% से 7% तक रहने का एस्टीमेट है, जो 7.4% की महंगाई दर को देखते हुए अच्छी मानी जा रही है। इसे लेकर पिछले महीने जब वित्त मंत्री से ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि पिछले 2 साल से लगातार विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे एजेंसीज जहां दुनिया की खराब आर्थिक स्थिति की बात कर रही है, वहीं उनका कहना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकॉनमी है। ऐसे में भारत के मंदी के दौर में जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। इस तेजी से बढ़ती हुई इकॉनमी के कई रीजंस हैं, जिसकी वजह से हमारा देश 2023 में आने वाली वर्ल्ड वाइड रेसेशन को अवॉइड कर पाएगा। इनमें से सबसे पहला आता है रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन। देश की मजबूत कस्टमर डिमांड का पहला सबूत अक्टूबर के मंथ के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों से मिलता है। अक्टूबर महीने में गुड्स और सर्विसेज टैक्स कलेक्शन ने अब तक का दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। अक्टूबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 16.6% बढ़कर 1.52 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया था। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 1.30 लाख करोड़ से ज्यादा था। अब इसमें थोड़ा और गिर जाए तो सेंट्रल जीएसटी 26,039 करोड़ रुपए था, राज्य जीएसटी 33,396 करोड़ रुपए और इंटीग्रेटेड जीएसटी की इक्विटी 81,778 करोड़ रुपए था और कमोडिटी के इंपोर्ट पर 37,297 करोड़ रुपए था। बाजार में नकदी पर्याप्त। अब दूसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल 21 अक्टूबर तक जनता के बीच चलन में मौजूद करेंसी का लेवल बढ़कर 30.88 लाख करोड़ रुपए हो गया था। यह आंकड़ा 4 नवंबर 2016 को समाप्त 17.7 लाख करोड़ रुपए था। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जब बाजार में कैश अवेलेबल होता है तब खरीद बिक्री होती रहती है, जो इकोनॉमी को स्टेबल बनाकर रखने में मदद करती है। शादी के सीजन के चलते बाजार में रहेगी रौनक। आने वाले समय में जब दुनिया मंदी से जूझेगी तब भारत के बाजारों में फेस्टिव सीजन के चलते काफी फायदा मिलेगा। छोटे से लेकर बड़े बिजनेसमैन कोविड महामारी के बाद से पहली बार खुलकर अपना बिजनेस कर पाए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले धनतेरस के दिन पर लगभग 45,000 करोड़ का बिजनेस हुआ था। इस साल दिवाली पर हुए जोरदार कारोबार से एक्साइटेड दिल्ली के साथ साथ देश भर के व्यापारी अब शादी के सीजन में होने वाली खरीदारी की तैयारी में जुट गए हैं। ये सीजन 14 नवंबर से 1 जनवरी तक चलेगा। इस दौरान लाखों की संख्या में शादियां होंगी और करोड़ों में पैसे खर्च किए जाएंगे। आपको इस बारे में पता ही होगा कि हमारे देश में इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा शादी होती हैं। इस एनालिसिस के मुताबिक इस ड्यूरेशन के दौरान देश भर में लगभग 32 लाख शादियां होंगी, जिसमें लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी और बिजनेस में डिफरेंट रेंज ऑफ सर्विस एक्वायर करना शामिल होगा। इस बात को ध्यान में रखें कि ये आंकड़ा टेंटेटिव है। इस नंबर को एक्सीड करने की काफी हाई प्रोबेबिलिटी है। मंदी से जूझती दुनिया के लिए उम्मीद। पीएम मोदी को नोटबंदी की सलाह देने वाले अनिल बोकिल एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पर इसी के साथ ही अब भी काफी पॉपुलेशन बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे है। इसलिए यहाँ के कंज्यूमर्स में भूख भी बढ़ी है। इस भूख का मतलब सिर्फ खाने से नहीं है, बल्कि इसमें कपड़े, दवाइयाँ, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सभी क्षेत्रों में ये भूख एग्जिस्ट करती है। भारत की यही भूख दुनिया को एक उम्मीद दे सकती है। यहाँ 140 करोड़ की जनसंख्या है। पूरी दुनिया अपने सभी प्रोडक्ट्स को बेचने भारत की मार्केट में आती है, क्योंकि ये इस वक्त का सीधा सा फंडा है कि जो देश विश्व का सबसे बड़ा कंज्यूमर है वही पूरी दुनिया को मंदी से उबार सकता है। अब इसी बात को हम थोड़ा और गहराई से समझते हैं तो ये मार्केट इतनी बड़ी है कि यहाँ पूरी दुनिया का पैसा खर्च किया जा सकता है। आज जापान भारत को 0% पर बुलेट ट्रेन इसलिए दे रहा है कि उनके पास यहाँ खर्च करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पर हमें ये मेट्रो दे रहा है। वहाँ इसके कंजप्शन की कोई जगह नहीं है, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो अपने लोगों को वेजेस कहाँ से दे पाएंगे। और ऐसा ही हाल दूसरे देशों का भी है। अगर उनके प्रोडक्ट्स के लिए खरीदार मिलते रहें तो उनकी इकोनॉमी को सस्टेन करने का मौका भी मिलता रहेगा। इस लिहाज से देखें तो भारत तो पूरा खाली पड़ा है, यानी यहाँ किसी भी क्षेत्र में जो देश चाहे वो पैसा खर्च कर सकता है। भारत में हर तरह के यूजर्स हैं और यही कारण है कि भारत में मंदी आने की संभावना काफी कम है। दुनिया में आएगी मंदी। अब इससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि भारत में मंदी आने के चांसेस काफी कम है, पर इसका मतलब ये नहीं है
कि मंदी दुनिया के किसी भी कोने में ना आए। इस बात को तो हम अच्छी तरह से जानते ही हैं कि दुनिया भर के देश इस वक्त महंगाई से जूझ रहे हैं और इसमें रशिया और यूक्रेन के बीच हुई वॉर का काफी बड़ा हाथ है। इसकी वजह से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश अपनी इकोनॉमी को संभालने में जूझ रहे हैं। हम दुनिया के सभी देशों के बारे में कलेक्टिवली बात न करके इन्हें एक एक करके इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले हम चीन के बारे में बात करें तो कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और अब भी लॉकडाउन के साये में जीने वाली मजबूरी ने इनकी इकोनॉमी को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है और इसी की वजह से सामानों की सप्लाई चेन में रुकावट आ चुकी है, जिससे सिर्फ इन्हीं के देश में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर मंदी की आहट सुनाई देने लगी है। बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए ज्यादातर देशों के केंद्रीय बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं। भारत भी उनमें से एक है, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रुकावट पैदा कर देती हैं और चीन की इकोनॉमी जिस हाल में है उसको ये डिसीजन और भी भारी पड़ा है। इसी के साथ चीन की प्रॉपर्टी मार्केट भी इस समय क्राइसिस से जूझ रही है। इस सेक्टर में स्लो ग्रोथ होने की वजह से चीन की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है जो चीन की जीडीपी में 1/3 हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। अब इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से लोगों के लिए घर ले पाना और भी मुश्किल हो चुका है। घर खरीदने वाले बायर्स मॉर्गेज देने से मना कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक उनका घर कभी बनेगा ही नहीं। और बात यहीं आकर नहीं रुकती है, इनकी इकोनॉमी को टेक इंडस्ट्रीज से भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। चीन की लीडिंग टेक कंपनीज लगातार अपने इन्वेस्टर्स को खोता जा रहा है। टेंसेंट और अलीबाबा जैसी बड़ी कंपनीज का प्रॉफिट 50% से ज्यादा गिर चुका है। इन गिरते हुए प्रॉफिट्स के साथ साथ एम्प्लॉयज को ये कंपनीज ले ऑफ कर रही है। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। ये सभी फैक्टर्स चाइना की इकोनॉमी को मंदी की तरफ धकेलते चले जा रहे हैं। अब दूसरे देश के बारे में बात करें तो उस देश का नाम है अमेरिका। फोर्ब्स एडवाइजर में छपे हुए एक आर्टिकल के मुताबिक 1970 के दशक में अमेरिका में बेतहाशा महंगाई एक बड़ी समस्या बन गई है। इस इन्फ्लेशन के आने से सप्लाई चेन में डिसरप्शन आनी शुरू हो गई है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व ने यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट हाई कर दिए हैं, जिससे रिसेशन आने के चांसेस और भी बढ़ गए हैं। इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने से बाजार में डिमांड कम हो जाती है और डिमांड कम होने से इकोनॉमी की ग्रोथ रेट भी धीमी पड़ जाती है। यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी प्राइम इंटरेस्ट रेट में 75 बेसिस पॉइंट्स को बढ़ाया था, जो 1994 के बाद से सबसे ज्यादा है। अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट केंद्रीय बैंक के 2% के लक्ष्य के मुकाबले 40 साल के उच्च स्तर 8.6% पर मंडरा रही है, जो कि उनकी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि अगर आप सोच रहे हैं कि आने वाले समय में मार्केट में इन्फ्लेशन के बजाय डिफ्लेशन यानी महंगाई दर में भारी गिरावट आ जाए, तो ये भी मंदी पैदा कर सकती है। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि डिफ्लेशन इन्फ्लेशन से ज्यादा खतरनाक है। इसकी वजह ये है कि डिफ्लेशन के कारण कीमतों में गिरावट आती है, जिससे लोगों की सैलरी कम हो जाती है और चीजों की कीमतें और घट जाती हैं। आर्थिक विश्लेषकों ने ये आशंका जताई है कि अमेरिका अगले 1 साल में आर्थिक मंदी के दौर से गुजर सकता है और इसका इफेक्ट ग्लोबल लेवल पर हमें देखने को मिल सकता है। अब तीसरे देश के बारे में बात करें तो वो है रशिया। इनके और यूक्रेन के बीच छिड़ी हुई जंग ने इनके पूरे इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। नेशन का आउटपुट पिछले 2 क्वार्टर्स में लगातार गिरा है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो रशिया ने फिलहाल यूक्रेन के बीच हुई वॉर के बावजूद भी अपनी वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन तक नहीं पहुंच पाई है। पर इसके बावजूद भी रशिया की हालत सितंबर के बाद और भी खराब होती जा रही है। सितंबर के बाद सप्लाई और डिमांड काफी नीचे गिरी है और इसी के साथ इन्फ्लेशन उसी के साथ तेजी से बढ़ी है। सितंबर में रूस के इकोनॉमी के गिरने की वजह से यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज के लगाए हुए सैंक्शंस भी माने जा रहे हैं। यूएस का एक्सपोर्ट्स और री एक्सपोर्ट्स को रोकने की वजह से रूस के पास ऑयल रिफाइनिंग की जरूरी आइटम्स आने रुक गए हैं। इसी के साथ इन सैंक्शंस की वजह से रशियन सेंट्रल बैंक के $300 बिलियन के एसेट्स यूजलेस हो चुके हैं। इन सभी एसेट्स के यूजलेस होने की वजह से सेंट्रल बैंक अपनी आर्मी को एड नहीं कर पा रही है जिस तरह से उन्होंने सोचा होगा। इसी के साथ रूस अपने पास वो की टेक्नोलॉजी एसेट्स हासिल नहीं कर पाया है जिससे वो इस वॉर को जीत में बदल सकते थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रूस रिसेशन में अपने ही लिए हुए डिसीजंस की वजह से पहुंचेगा। इसी के साथ आखिरी लीडिंग इकोनॉमिक नेशन के बारे में बात करें तो वो है ब्रिटेन। यहाँ पर रिसेशन आने की सबसे बड़ी वजह है कोविड की वजह से लगातार लगाए गए लॉकडाउन, जिसने यूके की इकोनॉमी को सबसे पहले धीरे किया। और जब ये देश इससे निकला तो रूस और यूक्रेन के बीच हुई वॉर ने ऑयल और गैस की इंटरनेशनल मार्केट प्राइस बढ़ा दी, जिससे ब्रिटेन को बहुत नुकसान हुआ। इन सभी चीजों का नतीजा हाउस होल्ड बिल्स में आए शार्प इंक्रीज आया है।
अप्रैल के बाद से गैस और इलेक्ट्रिसिटी बिल में 54% का इंक्रीज आया है। ब्रिटेन की करंट सिचुएशन देखकर आप ये समझ लीजिए कि यहाँ इन्फ्लेशन आने वाले कुछ और महीनों तक रहेगा। इन सभी बातों को जानने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि ब्रिटेन अनऑफिशियली रिसेशन में जा चुका है। मंदी से कोई देश कैसे बाहर निकल सकता है? इन सभी बातों को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि अगले साल अगर रिसेशन आ भी जाता है और इस दुनिया के सबसे बड़े देश इसके चपेट में आ जाते हैं, तो ये इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलेंगे? तो उसका जवाब ये है कि किसी भी देश को मंदी से निकलने के लिए सबसे पहले उसकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत होती है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, लोगों के हाथों में पैसा आएगा और उनकी परचेजिंग पावर एक बार फिर बढ़ेगी। एक बार फिर मार्केट में डिमांड और सप्लाई चेन स्टेब्लिश हो जाएगी। अब एक बारी को हम मान लेते हैं कि हमारे देश में मंदी आ जाती है, तो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार गारंटी स्कीम के जरिए इस समस्या को एक बारी को निपटाया जा सकता है। इसी के साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी रेट्स को भी कम करने की जरूरत पड़ेगी। अगर प्रोडक्ट्स पर लगी जीएसटी कम होगी तो लोगों की बचत बढ़ेगी और वो बाजार में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकेंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर जो लगातार मुनाफे में है, उन पर सरकारों को विंडफॉल टैक्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। विंडफॉल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसे सरकार कंपनियों पर लगाती है। जब कंपनियां किसी तरीके से प्रॉफिट में चली जाती हैं, तो उसे विंडफॉल प्रॉफिट कहा जाता है। तो कॉर्पोरेट कंपनियों पर टैक्स लगाने के इनडायरेक्ट टैक्स में कटौती करना आसान होगा। इससे आम लोगों की जेब में ज्यादा पैसे बचेंगे और वो ज्यादा निवेश कर सकेंगे। तो ये कुछ मेजर्स थे जिनकी मदद से एक देश मंदी की सिचुएशन से बाहर आ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या 2023 में दुनिया के मेजॉरिटी देश रिसेशन में चले जाएंगे और क्या उसमें भारत भी शामिल होगा? आप सभी हमें अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।